आज हम लोग पॉलीमर टेक्निक में सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग बल्क पॉलीमराइजेशन का अध्ययन किए थे। सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन में सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन में हम पॉलीमर को सॉल्यूशन रूप में प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन से मतलब यह है कि जब हम पॉलीमर बना रहे होंगे तो उसमें हम सॉल्वेंट का यूज कर रहे होंगे, इसीलिए इसे हम सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन में हम मुख्य इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, वह है मोनोमर, इनिशिएटर, चेन ट्रांसफर रिएजेंट, सॉल्वेंट और पांचवा है कैटेलिस्ट। हम लोग बल्क पॉलीमराइजेशन में मोनोमर का प्रयोग कर रहे थे, इनिशिएटर का प्रयोग कर रहे थे और चेन ट्रांसफर रिएजेंट का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इस प्रोसेस में, इस विधि में हम लोग सॉल्वेंट का यूज करेंगे और वह सॉल्वेंट कैसा होगा? इनर्ट होगा। वह सॉल्वेंट इनर्ट होगा। इनर्ट मतलब यह न तो मोनोमर से रिएक्ट करेगा, न तो इनिशिएटर से रिएक्ट करेगा, न तो चेन ट्रांसफर रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, न तो कैटेलिस्ट से रिएक्ट करेगा। तो वैसा सॉल्वेंट हम यहाँ पे लेते हैं। कैटेलिस्ट सॉल्यूशन में घुल भी सकता है, सॉल्युबल भी हो सकता है और नॉट सॉल्युबल भी हो सकता है। यह सस्पेंडेड अवस्था में पड़ा रहता है। आप लोग पानी ले लो और उसमें रेत डाल दो। जब पानी में रेत डाल देते हो तो क्या होता है कि रेत उसमें कंप्लीट रूप से मिक्स नहीं हो पाता, घुलता नहीं है, बल्कि सस्पेंड अवस्था में वहां पड़ा रहता है। उसको आप देख सकते हो, सॉल्यूशन में उसको आप देख सकते हो, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन या सस्पेंडेड पार्टिकल। तो यह कैटलिस्ट जो होगा इस मिक्सचर में घुल भी सकता है, इस सॉल्वेंट में घुल भी सकता है और नहीं भी घुल सकता या उसमें पड़ा रह सकता है। अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन में, एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं, इसको हम बोल देंगे सॉल्वेंट। अब उसमें मोनोमर लेंगे, ये सब मोनोमर है, और इनिशिएटर लेंगे, जब रिएक्शन को स्टार्ट करना होगा तो इनिशिएटर ले लेंगे। जब चेन को तोड़ना होगा तो हम चेन ट्रांसफर रिएजेंट भी यूज कर देंगे, चेन ट्रांसफर रिएजेंट, और कैटेलिस्ट भी लेंगे इसमें, कैटेलिस्ट। अब जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, जब पॉलीमर बन जाएगा तो उसका कुछ इस तरह से पॉलीमर बनेंगे, लेकिन यह जो सॉल्वेंट इसमें है वही सॉल्वेंट इसमें भी कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट में सॉल्वेंट भी कुछ रहेगा। तो जो मोनोमर है वो सॉल्वेंट में घुल जाएगा, इनिशिएटर भी सॉल्वेंट में घुल जाएगा, चेन ट्रांसफर रिएजेंट भी सॉल्वेंट में
घुल जाएगा। तो सॉल्वेंट हमको ऐसा लेना है कि ये तीनों चीज, ये जितना भी 4 चीज ले रहे हैं हम, इनिशिएटर, मोनोमर, चेन ट्रांसफर एजेंट और कैटलिस्ट, ये इसमें मिसिबल हो, इसमें मिक्स हो जाए। अब क्या होगा, हम बल्क पॉलीमराइजेशन में देख रहे थे कि जैसे हम मोनोमर ले रहे थे तो क्या हो रहा था कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ जा रही थी, जब विस्कोसिटी बढ़ जा रही थी, वह जो मिक्सचर था वो बहुत गाढ़ा हो जा रहा था, तो उसमें हम लोग एजिटेट करना पड़ता था। हम लोग एजिटेट करते थे ताकि हीट का ट्रांसफर और मास का ट्रांसफर प्रत्येक मोनोमर में समान रूप से हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका बेनिफिट है कि हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये मोनोमर, इनिशिएटर, चेन ट्रांसफर रिएजेंट इसमें घुल जाता है और यहाँ पे विस्कोसिटी उतना ज़्यादा बढ़ती नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, पतला होता है तो विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होती है। जब विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होगी तो होगा क्या, उसमें हीट का ट्रांसफ़र और मास का ट्रांसफ़र आसानी से होता है। तो इसके ये बहुत बड़े फायदे हैं कि इसमें हीट का ट्रांसफ़र और मास का ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो जाएगा। उस प्रोसेस में क्या हो रहा था, बल्क पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता था, हीट ज़्यादा उत्पन्न होता था, जिससे क्या होता था कि एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जा रहे थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा भाई, ये पतला है मतलब विस्कस नहीं है, ज़्यादा विस्कस नहीं है, तो क्या करेगा, यह इसको सोख लेगा, सॉल्वेंट उसको सोखता चलेगा, चलता चलेगा। इसलिए यूनिफॉर्म टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वहाँ पे क्या था कि विस्कोसिटी कहीं पे ज़्यादा हो जा रही थी, कहीं पे कम हो जा रही थी। जहाँ पे मोनोमर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था, विस्कोसिटी बढ़ जा रही थी। जब विस्कोसिटी बढ़ जा रही थी तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जा रहा था। जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जा रहा था तो वहाँ पे लंबी लंबी चेन प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर वेट घट जाएगा, विस्कोसिटी घट जाएगी, तो छोटी छोटी चेन बनेंगी, उस विधि में बनता था। लेकिन यहाँ पे सारे मिक्स हो जा रहे हैं, विस्कोसिटी कम हो जा रही है, तो यहाँ पे छोटी छोटी चेन वाले पॉलीमर का हम निर्माण करते हैं। वहाँ पे ऑटो एक्सीलरेशन हो रहा था। जैसे आप लोग गांव में जाते हैं या शहर में जाते हैं तो रात को आप देखते होंगे कि एक कुत्ता अगर भौंकता है तो उसी के पीछे जितने कुत्ते होते हैं सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो क्या हो रहा है कि एक कुत्ता एक्टिवेट हुआ तो उसके पीछे वाले सारे कुत्ते भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसी तरह से वो रिएक्शन वहाँ पे हो रहा था, ऑटो एक्सीलरेशन हो रहा था। पहले जो पॉलीमर बन रहे थे आगे प्रोसीड होकर के बन रहे थे, वो तो एक्टिवेट हो ही जा रहे थे, उसके मोनोमर एक्टिवेट हो जा रहे थे। लेकिन उसके पीछे वाले जो पॉलीमर चेन बना लिए थे उसके भी मोनोमर एक्टिवेट हो जा रहे थे और वो भी रिएक्शन करने लगते थे। ठीक है, और वो भी रिएक्शन कर रहा है, तो आपस में मिलकर जब रिएक्शन कर रहे थे तो उसको हम बोलते थे ऑटो एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन जनरेट नहीं होती है, इसका भी यहाँ पे फायदा है। अब क्या है कि इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे, इसकी कुछ ड्रॉबैक भी होगी। तो इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वह प्रोडक्ट इम्प्योर होंगे, वह प्रोडक्ट इम्प्योर होंगे। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे इम्प्योर होंगे। इम्प्योर मतलब इसमें अशुद्धियां होंगी। क्यों अशुद्धियां होंगी? क्योंकि हम इसमें सॉल्वेंट का यूज करेंगे, तो सॉल्वेंट के कुछ कंटामिनेशन फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, इसीलिए वह प्रोडक्ट क्या होता है, अशुद्ध होता है। दूसरा, इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब कि स्थिर नहीं होंगे। ठीक है, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अनस्टेबल होंगे, इसके प्रोडक्ट अनस्टेबल होंगे। और जब अनस्टेबल होते हैं तो उसको आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें आइसोलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि इसमें अगर बड़े मॉलिक्यूल वाले
बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले अगर पॉलीमर हम बनाना चाहते हैं तो इस विधि द्वारा हम नहीं बना सकते हैं। तो क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर का निर्माण हम इसमें नहीं कर सकते हैं। और इसको उड़ाने के लिए जो इम्प्योरिटी है, जो सॉल्वेंट इस फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, उसको उड़ाने के लिए हम तो या तो उसको गर्म करेंगे, इवापोरेट करेंगे, या प्रेसिपिटेट करने की जरूरत पड़ती है। प्रेसिपिटेशन भी करने की इसमें जरूरत पड़ती है, प्रेसिपिटेशन की भी इसमें जरूरत पड़ती है। और क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन के अलावा भी जब प्रेसिपिटेशन आप कर देते हैं और छेप उड़ा देते हैं, तब भी सॉल्वेंट के कुछ रेसेस उसमें रह जाते हैं। तो रेसेस उसमें रह जाएंगे, रेसेस ऑफ सॉल्वेंट इसमें रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक हो गया, यह इसके ड्रॉबैक होगा। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, यह किस में है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। इसलिए जितने भी सॉल्यूशन टाइप के जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें हम सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन का यूज करते हैं। वह सॉल्यूशन कैसा होगा, वह सॉल्यूशन या तो हम एडिटिव जो एडहेसिव प्रोडक्ट बनाते हैं, एडहेसिव प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें इस सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन का प्रयोग करेंगे। एडहेसिव मतलब कि जैसे आप फेविक्विक बना रहे हैं, फेविक्विक अगर बना रहे हैं तो इसमें हम सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन का यूज कर सकते हैं। या फेविकोल जो बना रहे हैं उसमें भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और जो कोटिंग मटेरियल में भी इसका यूज किया जाता है। कोटिंग मटेरियल मतलब अगर हम पेंट बना रहे हैं तो पेंट भी इस विधि द्वारा बना सकते हैं। और जो वार्निश बनाते हैं, वार्निश उसमें भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ उसके यूजेज। अब ये कौन से पॉलीमर बनाते हैं, जैसे PAN आप लोग नाम सुने होंगे। PAN मतलब पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल जब फ्री रेडिकल के द्वारा हम बनाते हैं तो वह भी सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा होता है पॉलीआइसोब्यूटिलीन को जब केटायनिक पॉलीमराइजेशन द्वारा बनाते हैं तब हम सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन का यूज करते हैं। यह हमारा सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन और इमल्शन पॉलीमराइजेशन का डीप में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।